Good morning, dear students. I hope you all are good at home. And today here we are starting chapter number 2 of history, and the topic is the kings and kingdoms. Means नए राजा और उनके राज्य. In this chapter we will discuss about the राजपूत kingdom, राजपूतों का जो साम्राज्य था उसके बारे में, तुर्किश इन्वेशन मतलब कि किसने किस तरह से हमारे यहाँ पर आक्रमण किया और उनमें से कौन कौन मेन थे, द पालास ऑफ बंगाल, बंगाल में जो पालास डायनेस्टी थी उसके बारे में, किंगडम्स इन द साउथर्न रीजन और उसी के साथ साथ साउथ एरिया में कौन कौन से साम्राज्य थे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हियर हर्षवर्धन द पावरफुल रूलर इन द डेक्कन रीजन डाइड इन 700 CE. ओके, जो डेक्कन एरिया होता है, ओके, इफ़ इट इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का मैप है और इसका जो डेक्कन मतलब कि डेक्कन जो प्लेटो है, जो ये बीच का जो एरिया है, ओके, इट इज़ कॉल्ड डेक्कन रीजन. तो यहाँ पर हर्षवर्धन का राज था, उसका पावरफुल साम्राज्य फैला हुआ था और जो उसकी डेथ हो जाती है 700 CE में. तो उसकी डेथ के बाद में क्या होता है कि और भी बहुत सारे नए नए राजा अपना असर उठाते हैं, मतलब कि और भी बहुत सारे नए नए राजा बनते हैं नॉर्थ में, डेक्कन रीजन में और साउथ इंडिया में. अमंग देम, और उनमें से जो प्रमुख थे वो कौन कौन, राजपूत उनमें से प्रमुख थे. टुक ओवर द नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया, जिन्होंने कि राजपूत ने नॉर्थ और वेस्टर्न की तरह अपना साम्राज्य फैला लिया था. द वर्ड, जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्र भी इसी का एक सिनोनिम्स है, जो कि संस्कृत का एक वर्ड है. और बेसिकली जो राजपूत होते हैं उनको क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है. एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर. अजमेर में जो चौहान डायनेस्टी थी उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो द चौहान रूल्ड द रीजन इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर चौहान डायनेस्टी का शासन था. इन द बिगिनिंग इट्स फाउंडर वॉज सेड टू बी अजय राजा. के तो जो चौहान डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है, अजय राजा को माना जाता है. हु वॉज चिप्टेन अंडर द गुर्जर प्रतिहार्स, जो कि गुर्जर प्रतिहार्स के अंडर में थे और पहले उनके मुख्य थे. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार्स. और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार्स का पतन हो जाता है तो अपने आप को फिर जो अजय राजा होता है वो अपने आप को एक अलग राजा और अपने एक अलग साम्राज्य की घोषणा कर देता है. फाउंडेड द चौहान डायनेस्टी, हिज कैपिटल वॉज. तो इस तरह से जो चौहान किंगडम है उसका फाउंडेशन होता है. और जब चौहान किंगडम्स का फाउंडेशन हो जाता है तो उनकी जो कैपिटल होती है चौहान डायनेस्टी की वो कौन सी होती है, अजय मेरू और अजमेर, जो कि अभी अजमेर के नाम से जाना जाता है. द मोस्ट रिनाउंड चौहान रूलर वॉज. तो जो चौहान डायनेस्टी में जो सबसे ज़्यादा फेमस राजा रहे हैं वो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान. हु असेंडेड द थ्रोन, जो कि 1177 में गद्दी पर बैठते हैं. हिज कोर्ट पोएट, और उसके साम्राज्य में जो उनके कोर्ट पोएट थे वो थे चांद बरदाई. रोट अ लॉन्ग पोएम कॉल्ड, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा में, उनकी तारीफ में एक बहुत बड़ी पोएम लिखी है जिसको कि पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है. ही फॉट 2 बैटल ऑफ तराइन. जो पृथ्वीराज चौहान है उसके वो 2 युद्ध लड़ते हैं तराइन के मोहम्मद गोरी के साथ में. एक तो फर्स्ट युद्ध होता है वो होता है 1191 में एंड सेकेंड होता है वो होता है 1192 में. इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी. जो फर्स्ट वॉर होता है उसमें तो वो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं. हाउएवर इन द सेकेंड ही वॉज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड. और जो सेकेंड तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान जाता है. सेकेंड डायनेस्टी इज द गुर्जर प्रतिहार्स. अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियन द गुर्जर वर द कंपेनियन ऑफ द यूनास ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से आई हुई एक जो प्रजाति थी उन्हीं को मतलब कि गुर्जर के नाम से जाना जाता है. हिस्टोरियन का ऐसा मानना है. एंड इन्वेडेड इंडिया एट द एंड ऑफ द 5th century. और ये जो इंडिया में कब आए थे, 5th century में यहाँ पर आए थे इंडिया पर आक्रमण करने के लिए. द प्रतिहार्स वर वन ऑफ देयर मोस्ट पावरफुल क्लैन. द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम वॉज नागभट्ट फर्स्ट. तो गुर्जर प्रतिहार जो किंगडम है उसकी का फाउंडेशन कौन करता है, नागभट्ट फर्स्ट. 730
में करते हैं और इस तरह से 756 तक उनका साम्राज्य चलता रहता है। ही स्टेब्लिश्ड हिज किंगडम इन राजस्थान, उनका जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ पर फैलता है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में। वन ऑफ हिज सक्सेसर नागभट्ट सेकेंड, और नागभट्ट फर्स्ट के बाद में उसका जो सक्सेसर है, मतलब उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो होता है नागभट्ट सेकेंड। कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल, तो जो नागभट्ट सेकेंड होता है, जो कि नागभट्ट फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी होता है, वह उसके बाद में फिर कन्नौज को भी अपने कब्जे में, उसको भी जीत लेता है, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह से फिर वो अपने साम्राज्य की जो कैपिटल होती है वो उसको बनाता है कन्नौज को। हिज ग्रैंडसन भोज फर्स्ट वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और कहा जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल राजा था वो था भोज फर्स्ट, जो कि नागभट्ट सेकेंड का पोता था। हिज सक्सेसर हाउएवर टर्न आउट टू बी वीक एंड इनएफिशिएंट, दे वर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1018। उसके बाद जो उसके जो सक्सेसर आते गए वो ऐसा कहा जाता है कि वो कमज़ोर रहे और ज़्यादा प्रभावशाली राजा नहीं रहे, तो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके उनको हटा दिया और इस तरह से गुर्जर प्रतिहार का जो डायनेस्टी होती है उसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट इज द सोलंकीस। दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे, अभी जहाँ पर गुजरात है वहाँ पर इनका शासन होता है। एंड देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वर टेम्पल आर्किटेक्चर्स, जो टेम्पल्स बनाए गए थे उनमें उन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया है। लाइक द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है वो सोलंकीस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा सन टेम्पल एट मोधेरा, गुजरात में सन टेम्पल जो है। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिद्धराज जयसिम्हा, और सोलंकी डायनेस्टी का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा है वो कौन था, सिद्धराज जयसिम्हा। नेक्स्ट इज द परमार्स। दिस डायनेस्टी रूल्ड द रीजन अराउंड मालवा जिस एरिया में अभी हम रहते हैं, ओके, उस एरिया के आसपास में परमार्स का जो शासन था। रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी वॉज राजा भोज को परमार डायनेस्टी का पावरफुल राजा माना जाता है। दे रूल्ड, उन्होंने 1305 तक यहाँ पर शासन किया। दे बिल्ट द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर इन राजस्थान में जो नीलकंठेश्वर टेम्पल है उसका निर्माण उसी वक्त किया गया था। फाइनली दिस रीजन वॉज कनकर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद परमार्स पर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो उनके ऊपर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में। तुर्किश इन्वेशन, तुर्क एक अलग एरिया है जहाँ के लोगों ने मतलब कि इंडिया पर आक्रमण किया था, तो उनके आक्रमण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मीन्स कि मध्य युग में डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज, अलग अलग जो डायनेस्टीज जो शासन करने वाले जो अलग अलग वंश थे उन्होंने अपने पावर को बढ़ाना, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडक्टिंग रेड्स, और अपने साम्राज्य को और अपने पावर को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पर छापा मारते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, और उसी के साथ साथ वो टेम्पल्स को अनुदान मतलब कि दान भी देते थे। दिस टेम्पल्स बिकेम पॉपुलर फॉर देयर वेल्थ एंड रिचेस, तो इस तरह से जो अलग अलग डायनेस्टीज़ के राजाओं ने उन मंदिरों को दान दे करके उन मंदिरों को बहुत ज़्यादा वेल्दी और रिच बना दिया था। तो द इस्लामिक रूलर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन, और उस समय में जो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया की उस साइड में जो इस्लामिक मुस्लिम जो रूलर्स थे जैसे कि मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद ऑफ गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड द इमेंस वेल्थ। तो इस तरह से जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी है उन्होंने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया, आक्रमण किया, और यहाँ इंडिया में आकर के हमारे इंडिया की जो अमेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हमारे यहाँ की पूरी जो समृद्धि थी वो सबको लूट करके यहाँ से ले गए। दे प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द टेम्पल इन कन्नौज, तो इस तरह से वो क्या करते थे, मंदिरों पर भी आक्रमण करते थे, उनको मंदिरों को भी नुकसान पहुँचाते थे, और मंदिरों में जितना भी जो भी कुछ जो उस समय में जो मूर्तियाँ होती थी जो आइडल्स होती थी, उन आइडल्स को वो बहुत ज़्यादा जो नवरत्न होते हैं, जो कीमती जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, उनसे वो उनको डेकोरेट करते थे राजा। तो उन सारे मंदिरों से उन डायमंड्स वगैरह को और उन नवरत्नों को निकालने के लिए वो उन मूर्तियों को और उन मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाते थे, मतलब उनको भी तोड़फोड़ करते थे। दे कैरिड द वेल्थ ऑफ देयर होम कंट्री, तो इस तरह से यहाँ से इंडिया से लूट करके वो सारा खजाना अपनी कंट्री में ले जाते थे। किताब अल हिंद
एन अकाउंट ऑफ द रेड्स ऑफ दिस इन्वेडर्स। एक किताब अल हिंद एक बुक है जिसके बारे में जो कि अल बैरूनी ने लिखी है और जिसमें कि इस तरह के हमारे इंडिया पर जो मोहम्मद गोरी मोहम्मद गजनी ने जो आक्रमण करे हैं उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो ट्री पार्टी स्ट्रगल, उस समय क्या होता है कि 3 डायनेस्टीज़ के बीच में, मतलब कि जो अलग अलग एरिया में जो 3 अलग अलग डायनेस्टीज होती हैं उनके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको ट्री पार्टी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। तो वो ट्री पार्टी स्ट्रगल में कौन कौन सी 3 पार्टी थी? पालास, उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार्स दोनों को मिला करके एक थी, ओके, एंड द राष्ट्रकूट वॉज डिराइव्ड बाय द डिजायर टू पजेस द सिटी ऑफ कन्नौज। और इन तीनों की इच्छा थी कि वो किसी तरह से कन्नौज को अपने अंडर में कर ले, कन्नौज पर अपना कंट्रोल कर ले। विच वॉज अ सिंबल ऑफ 70। इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज, और वो कन्नौज को अपने अंडर में क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो कन्नौज है वो प्रभुता, मतलब कि एक अच्छी सिटी थी उस कैपिटल बनाने के लिए। एंड इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द विनिंग किंगडम हैड अ कंट्रोल ओवर द फर्टाइल। और उसके अलावा गेंगटिक प्लेन का ये एक एरिया था, जो कन्नौज सिटी है वो गेंगटिक प्लेन के एक एरिया में बसी हुई थी जहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। और फर्टाइल लैंड होने की वजह से वहाँ पर मतलब कि जो फसल वगैरह जब अच्छी उगती है तो इनकम अच्छी होती है, तो इसलिए हर कोई चाहता था कि उसको हमारे साम्राज्य में मिलाया करके उसको हमारे साम्राज्य की राजधानी बनाया जाए। मोहम्मद ऑफ गजनी, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट मोहम्मद ऑफ गजनी इन दिस टॉपिक। मोहम्मद बिकेम द रूलर ऑफ गजनी। जो मोहम्मद गजनी था वो गजनी जो कि अफगानिस्तान में अभी एक एरिया है वहाँ का राजा था इन 998 में। ही लेड अ सीरीज ऑफ इन्वेजन इन इंडिया। उसने इंडिया पर कई बार अटैक किए, ओके, 17 टाइम्स। कितनी बार माना जाता है कि उसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किए। ही इन्वेडेड पंजाब, पेशावर, मुल्तान, मथुरा, कन्नौज एंड सोमनाथ टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र। तो इस तरह से इन सारे एरिया पे उसने आक्रमण किया और उसी के साथ साथ सौराष्ट्र में जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पर भी उसने आक्रमण किया। और ये आक्रमण उसने कब किए? 1000 से लगा करके 1026 सी तक। ही प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल। तो जब उसने यहाँ पर आक्रमण किए तो सोमनाथ जो टेम्पल है सौराष्ट्र में वो बहुत रिच टेम्पल था, तो वहाँ से उसने अवे द बॉडी एंड बिल्ट ब्यूटीफुल मॉस्क्यू इन हिज कंट्री। तो वहाँ से वो जो लूट मार करके जितना भी जो भी उसमें नवरत्न वगैरह जो भी लगे हुए थे उन सबको लूट करके उस टेम्पल को तोड़ करके उसमें से ले जाता था और अपनी खुद की कंट्री में जा करके वहाँ पर जा करके अच्छी सुंदर सुंदर मस्जिदें बनवाता था। सेकेंड इज मोहम्मद ऑफ गोरी। मोहम्मद गोरी वॉज द किंग ऑफ गोर। जो मोहम्मद गोरी है वो गोर एक एरिया का नाम है, वहाँ का वो राजा था। स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान का एक छोटा सा साम्राज्य था। अर्लियर ही वॉज द सुब्रोडिट चिप्टेन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। पहले वो मोहम्मद ऑफ गजनी के अंदर में काम करता था। आफ्टर हुज डेथ, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो वह अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है कि मतलब कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एंड ही अनेक्स्ड द टेरिटरीज ऑफ गजनी। और इस तरह से जो गजनी का जितना भी एरिया होता है उस सबको वो अपने अंडर में ले लेता है और उसकी गद्दी पर बैठ जाता है और इस तरह से वो राजा बन जाता है 1173 में। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट ओनली फॉर इट्स वेल्थ बट ऑल्सो फॉर एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। वो भी इंडिया पर आक्रमण करता है, लेकिन सिर्फ वो इंडिया से यहाँ पर अपनी दौलत लूट करके ले जाने के लिए आक्रमण नहीं करता है, वो चाहता है कि इंडिया में भी अपना साम्राज्य को वो फैलाने के लिए। इन द फेमस बैटल ऑफ तराइन, तो इसी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गोरी के युद्ध होते हैं, बैटल ऑफ तराइन, ही फॉट विद पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर एंड अल्टीमेटली डिफीटेड हिम। और 1192 में बैटल ऑफ तराइन में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और इस तरह से जो पृथ्वीराज चौहान का जहाँ पर साम्राज्य होता है उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल, मोहम्मद गोरी अपना कंट्रोल कर लेता है। लेफ्ट हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब वो उसको जीत लेता है उसके बाद फिर वो वापस अपनी कंट्री चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो जो एरिया इंडिया में वो जीतता है उसके पूरे एरिया को लुक आफ्टर करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए वो इंडिया का जो साम्राज्य होता है मोहम्मद गोरी का, उस सारे साम्राज्य को वो लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पर अपने एक जनरल को छोड़ करके जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इज द पालास ऑफ बंगाल। बंगाल में जो पालास डायनेस्टी होती है उसके बारे में। तो द पालास रोज टू पावर। जो पालास होते हैं वो उभर करके कब आते हैं? 750 CE में, आफ्टर द डेथ ऑफ
किंग हर्ष, जब किंग हर्ष होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर किसका साम्राज्य हो जाता है? पालास का। पीपल चूज गोपाला एज देयर फर्स्ट रूलर, तो उसके बाद जब उनका साम्राज्य पालास जो एक ट्राइब होती है, एक जाति होती है, तो उसमें जब उनका जब वहाँ पर राज्य हो जाता है, हर्ष जो किंग हर्ष होता है उसकी डेथ के बाद में, तो जो गोपाला होते हैं उसको अपना सबसे पहले उसको अपना राजा बनाते हैं। हिज सन धर्मपाला एक्चुअली फाउंडेड द पालास डायनेस्टी, जो पालास डायनेस्टी जो होती है, ओके, तो इस धर्मपाल जो होता है वही फाउंडर भी होता है। धर्मपाल सन देवपाल ऑल्सो एक्सपेंडेड द पाला डायनेस्टी, और उसके बाद धर्मपाल के बाद में धर्मपाल का जो बेटा होता है देवपाल, वो भी उसी डायनेस्टी को आगे बढ़ाता है और कैप्चर्ड द एरिया, अभी जहाँ पर, और वो कौन कौन से एरिया पर अपना शासन करते हैं? अभी जहाँ पर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये स्टेट अभी जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर। द पालास वर द पेट्रॉन्स ऑफ, जो पालास डायनेस्टी होते हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और तो धर्मपाल तो उसी धर्म को मानते हुए जो धर्मपाल होता है वो बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनके लिए मोनेस्ट्रीज का और एक यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करवाता है विक्रमशिला। किस किंगडम्स इन द साउथर्न रीजन, जो साउथ का एरिया होता है वहाँ के साम्राज्य के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, तो वाइल तुर्क इन्वेडेड द नॉर्थ, जब तुर्कीस होते हैं वो नॉर्थ की तरफ आक्रमण करते हैं, तो द साउथर्न रीजन वॉज पीसफुल एंड प्रोटेक्टेड बाय द विंध्य, जो साउथ का जो एरिया होता है वो शांति से और प्रोटेक्टेड रह जाता है, क्योंकि उसके बीच में जो माउंटेन रेंज होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, और वो माउंटेन रेंज कौन सी? विंध्य एंड सतपुरा माउंटेन रेंज। द पावरफुल किंगडम वर द राष्ट्रकूट, तो उसकी तरफ जो साउथ की तरफ में जो कुछ डायनेस्टीज और जो साम्राज्य थे वो कौन? ओके, तो दीज आर द सम डायनेस्टीज और किंगडम्स विच वर फाउंडेड इन द साउथर्न रीजन, जो कि साउथर्न रीजन की तरफ पाए जाते थे। राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसाला, द चोलास, चेरास एंड द पांड्यास एंड द पल्लव्स। Okay students, I hope you got the chapter. Please read it again carefully and try to understand. If you have any doubt, feel free to contact me. Okay, see you again in the next class. Bye.